Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. 2006 का निठारी केस शायद भारत का अब तक का सबसे डरावना केस होगा। निठारी एक गांव है जो कि दिल्ली के नोएडा में सिचुएटेड है। इस केस के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस केस में बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें थी, जैसे कि यौन शोषण, मर्डर, मनुष्य का मांस खाना, साथ ही साथ इंसानी लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाना। ये केस लोगों की नज़रों में तब आया जब 2005 और 2006 के अंतराल में निठारी गांव से कई बच्चे गायब होने लगे। लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा साल 2003 में। इस साल में बहुत ज़्यादा औरतें और बच्चे निठारी के सेक्टर 31 से लगातार गायब होते जा रहे थे। निठारी के सेक्टर 31 के बंगलो नंबर D5 में उस वक्त मोनिंदर सिंह पंडेर रहता था, जो कि एक बिजनेसमैन था और उस बंगलो का मालिक भी था। और 2003 ही वो समय है जिस समय मोनिंदर सिंह ने अपने बंगलों में एक डोमेस्टिक सर्वेंट को रखा था, जिसका नाम था सुरिंदर कोहली। जिन लोगों के घर के बच्चे और औरतें गायब हो रही थी, उन्होंने पुलिस को कई बार कंप्लेंट्स की, मगर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फरवरी 2005 रिम्पा हल्दर, जो कि एक 14 साल की लड़की थी, वो 8 फरवरी 2005 से गायब थी। उसके माता पिता ने कई कोशिश की कि वो पुलिस में अपनी गुम हुई बच्ची की रिपोर्ट लिखवाएं, लेकिन उन्हें इसमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। मार्च 2005 मोनिंदर सिंह के घर के आसपास ही कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें बंगलो नंबर D5, जो कि मोनिंदर सिंह का बंगलो था, उसके पीछे के नाले में एक प्लास्टिक बैग मिला। और सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि उस प्लास्टिक बैग में उन बच्चों को एक इंसानी हाथ मिला था। इस सारे मामले की खबर पुलिस को दी गई और पुलिस ने उस हाथ को इंसानी हाथ मानने से मना ही कर दिया और उसे एक जानवर के अवशेष का नाम दे दिया। 7 मई 2006 पायल नाम की लड़की अपने पिता को बताती है कि वो मोनिंदर सिंह पंडेर के बंगलों पर जा रही है, मगर उस दिन के बाद से वो लड़की कभी घर वापस नहीं आई। उसके पिता मोनिंदर के बंगलों में पहुंचे, जहां पर वो अपने सर्वेंट कोहली के साथ रहता था। जिस दिन उसके पिता वहां पहुंचे, उस दिन मोनिंदर अपने घर पर नहीं था और सिर्फ उसका डोमेस्टिक सर्वेंट घर पर था। और उसने पायल के पिता को कहा कि उसे पायल के बारे में कुछ भी नहीं पता। पायल के पिता नंदलाल उसके बाद पुलिस के पास एक कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। नंदलाल लगातार 1 महीने तक पुलिस के पास जाता रहा और कोशिश करता रहा कि पुलिस उसकी मिसिंग बेटी की रिपोर्ट ज़रूर लिखेगी, मगर आखिरी में वो थक हार कर नोएडा के SSP के पास गया। जब SSP ने पुलिस को ऑर्डर दिया, उसके बाद पुलिस ने नंदलाल की गुमी हुई बेटी के बारे में रिपोर्ट दर्ज की और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि पायल का मोबाइल अभी भी चालू है और पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। जब पुलिस को पायल का मोबाइल मिला तो उन्होंने पायल की कॉल डिटेल्स चेक करनी शुरू की और उन कॉल डिटेल्स से उन्हें ये पता लगा कि जिस दिन पायल गुम हुई थी उससे 1 दिन पहले मोनिंदर के डोमेस्टिक सर्वेंट कोहली ने पायल को कॉल की थी। इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए पुलिस ने कोहली को अरेस्ट कर लिया था, मगर उसके मालिक मोनिंदर सिंह ने जल्द ही उसे छुड़ा लिया। पुलिस पायल के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पा रही थी। सिर्फ उन्होंने नंदलाल को इतना ही बताया कि इस केस से कहीं ना कहीं कोहली जुड़ा हुआ है। पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन से नंदलाल बहुत परेशान था और वो 7 अक्टूबर 2006 के दिन कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स मिले, जिनके अंदर और कुछ नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां थी। और ये प्लास्टिक बैग्स जहां से मिले वो जगह थी मोनिंदर सिंह के घर के पीछे का नाला। 29 दिसंबर 2006 के दिन मोनिंदर सिंह और उसके सर्वेंट कोहली को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद 30 दिसंबर 2006 को कई और इंसानी हड्डियां उस नाले से बरामद हुई। मगर अभी भी पुलिस के पास मोनिंदर और कोहली के खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं थे। घर के पीछे के नाले से हड्डियों का मिलना काफ़ी नहीं था उन दोनों को मर्डरर्स प्रूव करने के लिए। मगर जैसे ही ये खबर मीडिया ने दिखानी शुरू करी, उस समय पूरा देश गुस्से से भर गया और उन्होंने न्याय की मांग करनी शुरू कर दी। पायल की केस की इन्वेस्टिगेशन कई और गुमे हुए बच्चों के केस की इन्वेस्टिगेशन की ढाल बनी। जनता गुस्साई हुई थी और उसके प्रेशर में आके उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये केस CBI को दे दिया। तारीख थी 11 जनवरी 2007। कोहली 60 दिन से पुलिस कस्टडी में था, मगर CBI कुछ खास उसके मुंह से उगलवा नहीं पा रही थी।
जिसके बाद सीबीआई ने मजिस्ट्रेट को कोहली की कन्फेशन के लिए अप्लाई कर दिया था और 27 फरवरी 2007 को कोहली ने अपना कबूलनामा मजिस्ट्रेट को दे दिया। अपने कबूलनामे में उसने कहा कि वो 9 फीमेल बच्चे और 2 मेल बच्चे साथ ही 5 एडल्ट औरतों को अपने घर में बहला फुसला कर ले गया। उसके बाद उसने उन सब का मर्डर किया और उनके मृत शरीर के साथ संबंध बनाए, जिसके बाद उसने उनके शरीरों को अलग अलग टुकड़ों में काट दिया, उनके शरीर के हिस्सों को खाया और उसके बाद अपने मालिक के बंगलों के पीछे वाले नाले में उन्हें फेंक दिया। अपने कबूलनामे में कोहली ने यह भी बताया कि कोहली मोनिंदर सिंह के घर पर सर्वेंट था। मोनिंदर अपने घर में अकेला रहता था और उसका बाकी का परिवार चंडीगढ़ में रहता था। उसके अलावा उस घर में माया सरकार नाम की भी एक सर्वेंट थी। साथ ही मोनिंदर के 2 ड्राइवर्स भी उस घर में ही रहते थे। लेकिन ये सभी मर्डर अकेले कोहली ने किए थे, वो भी मोनिंदर सिंह के ड्राइंग रूम में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। सभी लोगों को मारने के बाद कोहली उन्हें बंगलों के ऊपर वाले बाथरूम में ले जाता था और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था। उसके बाद वो बाथरूम को खून से सना हुआ ही छोड़ देता था और जिन लोगों को वो मर्डर करता था उनके बॉडी पार्ट्स को वो पकाने लगता था और उसके बाद खा जाता था। उनके अंगों को खाने के बाद वो बाथरूम और ड्राइंग रूम को साफ करता था। इस कबूलनामे के अनुसार ये मानना बहुत मुश्किल था कि ना ही तो मोनिंदर सिंह ने और ना ही उसके बाकी सर्वेंट्स ने इन लोगों के हुए मर्डर को कभी नोटिस किया था। इस पूरी वारदात का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। फिर 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई और उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ये शंका जताई कि शायद इन सभी मर्डर्स का ताल्लुक ऑर्गन ट्रेड से हो सकता है, यानी कि वो इन लोगों को मारकर इनके अंदरूनी अंगों को बेचता होगा। मगर जब एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जांच करनी शुरू करी तो वो मर्डर की असल वजह जानने में असमर्थ रहे। कमेटी को जो चीज़ें पता लगी वो कुछ इस तरीके की थी। कोहली जिन भी लोगों को चुनता था उनका कोई एक टाइप नहीं था, उसकी चॉइस में कोई भी पैटर्न नहीं नज़र आ रहा था। हर उम्र के और हर जेंडर के लोग उसकी लिस्ट में शामिल थे। घर के पीछे का नाला ज़्यादा गहरा नहीं था और उसके अंदर बदबूदार पानी हमेशा रहता था। गहरा ना होने के कारण जिन लाशों को वहाँ फेंका जाता था वो वहीं रहनी चाहिए थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि आसपास के लोगों को कभी भी उन लाशों के सड़ने की स्मेल नहीं आती थी। कोहली ने खुद ये कन्फेस किया था कि उसने ये सारे जुर्म दिन के टाइम में किए हैं। तो ये भी मानना बहुत मुश्किल था कि भरी दोपहरी में किसी ने इस आदमी को उस नाले में लाशों को फेंकते हुए नहीं देखा था। एक लाश को पूरी तरीके से डिकम्पोज होने में 3 साल तक का वक्त लगता है और मौतें तो 2006 में हुई थी। उसके बाद भी हड्डियों का और कंकालों का मिलना बहुत ही अजीब था। 19 मौतों में से 16 केस दर्ज किए गए। 3 मौतों के बारे में सबूतों की कमी के चलते केस दर्ज नहीं किए गए। 1-2 को छोड़ मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली के ज़्यादातर शिकार नाबालिग थे। कोर्ट ने अलग अलग मामलों में कोहली को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन मोनिंदर को केवल रिम्पी हालदार के केस में फांसी हुई थी, लेकिन वो भी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी और अब पिंकी सरकार के केस में दोनों को फांसी हुई है। दोनों को 2009 में स्पेशल सेशन कोर्ट गाजियाबाद ने फांसी की सज़ा सुनाई। फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सज़ा बरकरार रखी। 2014 में प्रेसिडेंट ने की दया याचिका रद्द कर दी थी। तो आप इस साइकोपैथ की सनक के बारे में क्या कहेंगे, जिसने कई मासूमों की जान ले ली? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली क्राइम वीडियो में। Until then, signing off.